मित्रों, इतिहास बड़ा बेरहम होता है। कई बार बहुत रहम दिल होता है, कई बार बहुत बेरहम भी होता है और लेकिन उससे हम भय नहीं खाते। हम कभी भी किसी चीज़ से सीखते नहीं हैं। और वो बहादुर शाह ज़फ़र का वो शेर भी है कि ज़फ़र आदमी उसको न जानिएगा। और उसमें वो ख़ुद कहते हैं कि जिसे तैश में खौफ खुदा ना रही, जिसे ऐश में याद खुदा ना रहा। तो जो बंदा कभी भय नहीं खाता, उसका संकेत बहादुर शाह ज़फ़र का शायद इसी तरफ था कि ये जो इतिहास है, ये तारीख़ जो है, ये बड़ी बेरहम होती है। और तवारीख़ में अगर आप अपनी कोई जगह कायम करना चाहते हैं तो आपको वक्त के तकाज़ों का सम्मान करना आना चाहिए। मैं जिस घटना का विशेष रूप से उल्लेख कर रहा हूँ वो बहादुर शाह ज़फ़र को ही लेकर है। बहादुर शाह ज़फ़र मित्रों कैसे शहनशाह थे, मैं ज़्यादा तो नहीं उनके बारे में बताना चाहूँगा क्योंकि आप सब लोग जानते हैं 1837 में वो उनका राज तिलक हुआ था। लाल किले पर उनका जो है उनका बैठना शुरू हुआ। दरबार ख़ास और दीवाने आम और दीवाने ख़ास दोनों जगह उनका कब्ज़ा रहता था और वहाँ दरबार लगता था बाकायदा। और उस दरबार में क्योंकि ज़फ़र ख़ुद एक बहुत अच्छे और बड़े पाए के शायर थे तो शायरों की भी वहाँ पर उस काल में बेहद इज़्ज़त होती थी। और बहुत सारे चर्चे जो हैं इनके लाल किले के आखिरी मुशायरे के बारे में भी होते हैं। बहरहाल मैं जिस बात पर ज़्यादा ध्यान आपका दिलवाना चाहूँगा कि उसी बहादुर शाह ज़फ़र की जो प्रपौत्र थे, पड़पोते जिसे आप कहते हैं, उसकी जो एक बेटी वो कलकत्ता में एक स्लम में रहती है। कलकत्ता के एक स्लम में रहती है उस परिवार की बेटी जिस परिवार का कभी लाल किले पर परचम फहराता था। और बहादुर शाह ज़फ़र सिर्फ़ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं थे कि वो 300 साल तक शासन करने वाली मुग़ल डायनेस्टी, मुग़ल वंश के आखिरी शहनशाह थे, बल्कि वो इसलिए भी महत्वपूर्ण हमारे लिए हैं कि जब प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 का लड़ा गया तो उस वक्त सभी सेनाओं ने और बहुत सारे शहनशाहों ने, बहुत सारे राजाओं ने मिलके इनको अपना नेता चुना था कि ये लीड करेंगे। हमारा प्रतीक चिन्ह जो सिंबल है इस प्रथम स्वाधीनता संग्राम का, 1857 की क्रांति का, ये प्रतीक बहादुर शाह ज़फ़र के रूप में हम लोग पेश करेंगे और ये नेतृत्व प्रदान करेंगे। बहुत बड़ा सम्मान होता है और शायद उसी सम्मान का ही एक कारण था कि इनको 1857 के बाद ही इनको गिरफ़्तार कर लिया गया और इनको रंगून, जैसे आप आजकल यागोन बोलते हैं, तो वहाँ की जेल में डाल दिया गया, देश से निकाल दिया गया। आत्मनिर्वासन झेलना पड़ा, अपने बच्चों की शहादत अपने सामने देखनी पड़ी, अपनी आंखों के सामने। और ये अपने एक शहज़ादे को साथ लेकर ये 1862 तक वहाँ रहे और 7 बरस तक वहाँ रहे। और उसके बाद वहीं आखिरी दिनों में वो कितना है बदनसीब ज़फ़र, दफन के लिए 2 गज़ ज़मीन भी न मिली कुएं यार में। तो ये सारे के सारे शेरों का जो एक केंद्रीय बिंदु था, इतना बड़ा शख्स, वो शख्स आखिर 1862 में वहाँ दम तोड़ गया। और आज भी उनकी जो मज़ार है वहाँ पर बनी हुई है और जब भी कभी कोई भारतीय जाता है तो वहाँ ज़रूर वो कोशिश करता है कि अपनी श्रद्धा के 2 फूल वहाँ अर्पित करे, क्योंकि वो इस देश की स्वाधीनता, पहले स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक पुरुष भी थे और आखिरी शहनशाह भी थे। अब आप बात आती है उनकी औलादों की। मित्रों, एक तरफ मैं सिर्फ आपको तुलनात्मक अध्ययन देता हूँ कि हम लोग कई बार इतिहास की बेरहमी को बिल्कुल समझ नहीं पाते। अब सुल्ताना बेगम, उनके परपौत्र की जो बेटी है, वो स्लम में रहती है और उनकी एक सुल्ताना की बेटी है जो अपने आप को उसने मधु के रूप में घोषित किया। तो मधु की शादी के लिए कुछ संस्थाओं ने चंदा भी किया और एक स्वयंसेवी संस्थान ने गाज़ियाबाद में एक पत्रकार दंपति हैं, उन्होंने एक मुहिम चलाई कि जितने भी हमारे शहीद हुए हैं उनके परिवारों की देखभाल हमें करनी चाहिए। तो उसको लेकर उन्होंने एक आंदोलन चलाया बिस्मिल्लाह के नाम से। और उस आंदोलन के ज़रिए बहुत चेतना जागी कि जितने भी हमारे स्वाधीनता सेनानियों के वंशज बचे हैं उनकी देखरेख होनी चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन सुल्ताना का मुकद्दर ये रहा कि वो चाय की दुकान चलाती रही और आज भी कहा तो यही जाता है कि आज भी वो चाय की दुकान ही चलाती है।
तो मधु की शादी के लिए बहरहाल उस संस्थान की ओर से एनजीओ की ओर से 2 लाख रुपए का जुगाड़ भी किया गया, जो सुल्ताना के हाथ में पकड़ाए गए चेक के रूप में कि ये इस रकम से इसकी शादी जो है वो करे। बहरहाल किस्सा ये है कि उनका मुकद्दर नहीं बदला, आज भी नहीं बदला। और सिर्फ बहादुर शाह ज़फ़र के वंशजों तक बात नहीं है, ये जितने भी क्रांतिकारी हमारे देश में हुए हैं, मीर जाफ़र को छोड़ दीजिए, मीर जाफ़र के जिस पर गद्दारी का इल्ज़ाम था, उसके वंशज तो वहाँ पर आज भी कलकत्ता में छाए हुए हैं, उनके पास अकूत संपत्ति है। और बहुत सारे ऐसे स्वाधीनता संग्राम में जिन्होंने अपने नेताओं के साथ गद्दारी भी की थी, वो लोग भी, वो परिवार भी खूब अपनी जगह पे कायम हैं और वो समृद्ध परिवारों की में शुमार होते हैं। लेकिन जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम में ठोकरें खाई, अपनी जानें कुर्बान दी, अपने आप को पूरी तरह से बलिदान की वेदी पर चढ़ा दिया, तो वो लोग जो हैं उनके परिवारों का बाद में सिलसिला बन नहीं पाया। और एक वक्त ऐसा भी आया जब ज़फ़र के वंशजों को 4 रुपये महीने की पेंशन भी, उस पर भी गुजारा करना पड़ा। अब यह है कि अब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने भी नौकरी जो है वो प्रदान की है और कुछ एक जो पेंशन के रूप में कुछ राशि सुल्ताना बेगम के खाते में भी जमा हो जाती है, लेकिन वो इतनी कम है कि हम उस महान शख्स की वंशजों को सम्मान देने के लायक अपने आप को घोषित नहीं कर सकते कि हमने तो कुछ भी नहीं किया। अब ऐसी मिसालें मित्रों जगह जगह फैली पड़ी हैं। नज़दीक अपने देख लीजिए, पानीपत में एक परिवार है, मैं उस अमर शहीद को, मैंने भी उनके दर्शन किए हुए हैं, क्रांति कुमार शहीद आज़म भगत सिंह के एक बहुत निकटतम साथी थे। ऐसे साथी थे जिनको फांसी से पहले जिन अपने करीबी दोस्तों को उसने कुछ निशानियाँ अपनी दी थी, उनमें क्रांति कुमार भी थे। अपनी घड़ी उसने उतार कर क्रांति कुमार दी थी कि ये तुम्हारी निशानी, मेरी निशानी के तौर पर ये तुम्हारे पास रहेगी। क्रांति कुमार को खैर बाद में क्या हुआ, मैं आपको अब लंबी दास्तान में आगे खींच नहीं सकता, वक्त का तकाज़ा है। लेकिन शहीद आज़म क्रांति कुमार को, जिन्होंने 19 बरस अंग्रेज़ों की जेल में काटे थे और बहुत ही यातनाएँ सही थी, उनको ताम्रपत्र तो दे दिया गया, लेकिन उनके परिवार के नाम थोड़ी सी गुज़र औकात के लिए कुछ ज़मीन की बात थी, ज़मीन आज तक नहीं मिली। उसके बाद ये घोषणा हुई पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री कॉमरेड रामकिशन की ओर से कि यहाँ उनकी प्रतिमा लगेगी। प्रतिमा का मतलब ही नहीं है, प्रतिमा अब तक नहीं लग पाई। और उसके बाद ये भी हुआ कि एक सड़क का नाम क्रांति कुमार मार्ग घोषित किया गया, बयान छप गए नेताओं के, लेकिन वो सड़क का नाम भी अभी तक नहीं हो पाया। प्रतिमा तो क्या लगनी थी, चौक में क्या बुत लगने थे, ये सारी की सारी चीज़ें हाशिए पर सरक जाती हैं जब तक कोई भी ठोस एनजीओ या ठोस नेतृत्व जब तक उन चीज़ों को सिलसिलेवार उठाता नहीं है। तो अब उनके परिजनों को, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में, क्रांति कुमार जो शख्स 19 साल तक जेल में रहा अंग्रेज़ों की, वो अपने परिवार की क्या परवरिश करेगा। तो बहुत ही दुखद स्थितियों में उनको निकलना पड़ा पूरे परिवार को। लेकिन परिवार ने अपनी आत्मसम्मान की रक्षा की और छोटी छोटी नौकरियां करने के बाद भी उन्होंने अपने गुजारे लायक किसी के सामने हाथ नहीं पसारे, वो बात अलग है। लेकिन ये भी हकीकत है कि जब क्रांति कुमार को कुछ लोगों ने, कुछ उपद्रवियों की भीड़ ने ज़िंदा जलाया, पानीपत में ज़िंदा जला दिया गया था, उस वक्त शोक व्यक्त करने वालों में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी भी थी। लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। खैर, परिवार को इस बात का कोई गम नहीं है, क्योंकि परिवार ने ये सीख लिया है कि हम अपने पिता के नाम पे कोई भीख नहीं मांगेंगे, और उन्होंने किसी से कुछ मांगा नहीं है। लेकिन हमारे अपना जो फ़र्ज़ है, हमारे जो फ़राइज़ हैं, उनका क्या हुआ। और यही सिर्फ ये सरकारों पर लागू मत कीजिए, हम सब लोगों ने उनके बारे में, ऐसे शहीदों के बारे में, ऐसे महान शख्सियतों के बारे में, या उनके परिवारों के या उनके वंशजों के बारे में क्या सोचा। और ये स्थिति कमोबेश सबके साथ आई। और ये ज़रूर स्थितियाँ कई बार सामने आई कि तांतिया टोपे जैसे महान क्रांतिकारी के जो वंशज थे वो भी इधर उधर बेचारों को अपनी सम्मानजनक ज़िंदगी के लिए जूझना पड़ा। और यही स्थिति नाना फडणवीस के वंशजों के साथ भी आई, यही स्थिति कुछ दीगर ऐसे नेताओं के साथ भी आई। इवन मैं तो ये कहूँगा कि दुर्गा भाभी और भगवती चरण की कहानी कहाँ भुलाई जा सकती है।
तो इन सब के जो वंशज हैं, इन सब के जो परिवार हैं, उनको ज़िंदगी में अपनी सम्मानजनक तरीके से, तौर तरीके से जीवन बसर करने के लिए बेहद जूझना पड़ा है। और ये स्थिति इसलिए आई क्योंकि हम लोग स्वाधीनता प्राप्ति के बाद इन लोगों के बारे में थोड़े से उदासीन हो गए। मानो ये स्वाधीनता जो है ये हमें हमारे मुकद्दर की बदौलत मिली है, जबकि असलियत ये है कि ये जो क्रांतिकारी लोग थे, इन लोगों की बदौलत हमें ये आज़ादी मिली और हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। शुक्रिया दोस्तों।